जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस पर्यावरण जो आपके शिक्षा शास्त्र है उसकी मैराथन। आपके जो 19 नवंबर तक जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का हमने एनालाइज करके आपके लिए आज का हम टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। ये मैराथन आपके लिए ईवीएस सब्जेक्ट की है ना। अभी क्या है, हम लोगों का थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू के कारण पैनल पे जो है क्लास नहीं हो पा रही है, इसलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास कुछ दिनों तक देखने को मिलेंगी। तो आप इसमें ही आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और क्लास कैसी लगती है इसे लास्ट में जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाइएगा। और साथ ही आप भी लाइक भी कीजिएगा और साथ कमेंट देते हुए भी चलेगा। मैं आपको टाइम भी दूंगी, तो उस टाइम के साथ आप लोग सब लोग क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर करते हुए चलें। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के पास सामने है, तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। मैं टाइम भी दूंगी आपको साथ में, तो टाइम के साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जून 2020 को किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपनी पैकेजिंग से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म करने की घोषणा की थी। तो जून 2020 में इसमें से एक कंपनी जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मित्रा, स्नैपडील, इनमें से किसने ये आपको सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक होता है, ई कॉमर्स कंपनी है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बंद करने की घोषणा की थी। जल्दी से इसका आंसर आप लगाते हुए चलिएगा और जो भी आप क्वेश्चन लगाए तो क्वेश्चन नंबर के साथ जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या आंसर है ये भी आप साथ में देते हुए चलेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और मैं आपको टाइमर भी दे देती हूँ, तो टाइम के साथ आप सॉल्व करते हुए चलिएगा, है ना। चलिए, आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय मिलेगा। उन 20 सेकंड्स में आपको सॉल्व करना है, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करते हुए चलें कि आपका आंसर क्या है। सब लोग लगाते हुए चलें और एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। क्लास को शेयर करते हुए भी ज़रूर चलिएगा। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस का आंसर क्या है। आई होप आप सबने मैसेज कर दिया होगा, आप सबने आंसर दे दिया होगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर है अमेजन। तो अमेजन जो आपकी कंपनी है इसने जून 2020 से सिंगल यूज जो इसकी पैकेजिंग पर सिंगल यूज जो प्लास्टिक का यूज़ होता था वो इसने क्या कर दिया, बैन कर दिया, इसे ख़त्म कर दिया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ लगाया गया है। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र लगा है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। पिलानी, जयपुर, आगरा या दिल्ली, तो कहाँ लगा है इसका आंसर दीजिएगा। लीजिए, मैंने आपको टाइम भी दे दिया है, तो चलिए टाइम के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा कि आपका भारत का पहला बायोगैस संयंत्र कहाँ लगा है। इसे जल्दी से आंसर करते हुए चलें आप लोग। पिलानी, जयपुर, आगरा और दिल्ली, है ना। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो भी लोग क्लास देख रहे हैं लाइक करते हुए भी चलिएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर आप क्या लगा रहे हैं। तो चलिए, आपका टाइम भी पूरा हो गया है और इसका आंसर आपका आ जाएगा डी, यानी दिल्ली में। तो पहला आपका बायोगैस संयंत्र कहाँ लगा है, दिल्ली में लगा है। याद रखिएगा, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाली सिटी है, ये भी आपको याद रखना है। जब हमारे यहाँ पॉल्यूशन का रेटिंग होती है तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कहाँ देखने को मिलती है, हमें दिल्ली में। और इस समय मतलब जो सर्दी का समय चल रहा है यहाँ इस समय तो बहुत ही ज़्यादा आपको पॉल्यूशन दिल्ली में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछ रहा है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए गए थे। तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो स्थापित कहाँ किए जाते हैं, जिला, गांव, राज्य या मोहल्ले। मतलब जिला स्तर पे किया जाता है, गांव स्तर पे किया जाता है या मोहल्ला स्तर पे किया जाता है। तो इसका आंसर दीजिएगा, जल्दी से आप लोग आंसर करते हुए चलिएगा। जल्दी जल्दी आंसर करना है आप लोगों को। हालांकि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो स्थापित किए जाते हैं, मतलब किस स्तर पे स्थापित किए जाते हैं, आपके जिला, है ना, गांव, राज्य या मोहल्ला, है ना, स्ट्रीट, मतलब आपके जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ होती हैं उस लेवल पे आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर जल्दी से लगाइएगा, आपका टाइम भी निकलता जा रहा है, आप टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए
आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य स्तर पर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, राज्य। तो जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होते हैं इनकी स्थापना आपके स्टेट लेवल पे की जाती है। याद रखिएगा, जिला वगैरह लेवल पे नहीं होती, गांव लेवल पे नहीं होती है, क्योंकि एक स्टेट आपका प्रदूषण नियंत्रण जो बोर्ड है उसकी स्थापना करते हैं। आपने ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह के नाम सुने होंगे, जो आपके क्या पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, अगर कोई प्रदूषण वगैरह फैला रहा है, इन सबको देखने के लिए इसका आपको एक हम बोल सकते हैं एक अधिनियम के तहत आपका ट्रिब्यूनल की स्थापना की। जो होते हैं आपके ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसकी स्थापना की गई, जिससे 2000 आपकी स्थापना की गई, जिससे क्या होता है ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं। कहीं कोई प्रदूषण वगैरह फैला रहा होता है तो उसको निगरानी रखते हैं और उस पर रोक भी लगाते हैं, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पर आप जुर्माना भी लगा सकते हैं। ये लोग करोड़ों तक का जुर्माना, मतलब 10 करोड़ तक का जुर्माना भी लगा सकते हैं। चलिए, और अगर आपने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कुछ ऐसा किया है जिससे बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है तो और ज़्यादा भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पक्षी पानी की सतह पर लटकी हुई शाखा के साथ कांटेदार पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। अब इनमें से कौन सी आपका चिड़िया है, पक्षी है, जो आपके जल यानी कोई जल क्षेत्र है और वहाँ पे अगर कोई आपके पेड़ की शाखा लटक रही हो, कैसी है वो, कांटेदार शाखा है, तो उस पर क्या कर लेता है, ये घोंसलों का निर्माण कर लेता है। गौरैया, दर्जी पक्षी, बुनकर पक्षी या कौवा। तो चलिए इसे आंसर दीजिएगा, ये आपको आंसर देना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा आपका। तो आपकी जो गौरैया होती है, नॉर्मल हमारे घरों में रहने वाली जो चिड़िया होती है, ये तो अपना घोंसला नॉर्मली कहाँ बनाती है, हमारे घरों में ऐसी जगह बनाती है जहाँ पर हम लोग कम उस जगह का यूज़ करते हैं, है ना। या तो वो हमारे घरों की छतों पर, जो मान लीजिए कोई गांव में अगर कच्चे घर होते हैं तो वहाँ पे लकड़ियों की जो हम बोलते हैं मियानी टाइप की जो बनी होती हैं, उन पर वो अपना घोंसला बनाते हैं। दर्जी चिड़िया क्या करती है, 2 पत्तों को सिलकर, बहुत अच्छी क्वालिटी के पत्ते लेते हैं वो लोग, और उन पत्तों को बीच में से सिलकर उस पत्ते के अंदर क्या बनाती है, वो आपका घोंसला बनाती है। बुनकर चिड़िया कैसी होती है, तो जो बुनकर चिड़िया होती है ये आपका उसका जो घोंसला होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे सिलाई कपड़ों में सिलाई नहीं होती है ना, उस तरीके से आपका उसको बुनती है, बहुत टाइट बुनती है, बहुत अच्छी से बुनती है। और कौवा क्या करता है, कौवा कभी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो ये आपका जो हम बोल सकते हैं जो कोयल वगैरह होती हैं उनके जो घोंसले होते हैं उन्हीं में अपना अंडा देता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हम राइट आंसर लगा देंगे सी, बुनकर चिड़िया। तो जो बुनकर चिड़िया होती है वही कहाँ बनाती है, आपकी नदी के ऊपर जो डालियाँ लटकी रहती हैं उन पर बनाती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेयरी पशु शेड का फर्श जल रोधी सामग्री से बना होता है। जो डेयरी पशु होते हैं ना, जो हम गाय वगैरह डेयरी दूध के लिए डेयरी वगैरह बनाते हैं, उसकी बात हो रही है ना, जिसमें आसानी से साफ और सुखाया जा सकता है ताकि ये फिसलन ना हो। फर्श किस सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। तो आपका जो डेयरी वगैरह होती है तो उनमें जो आपके गाय वगैरह के नीचे शेड बनाया जाता है, उस शेड का जो फर्श होता है वो ऐसी सामग्रियों से बनाया जाता है जो जल्दी से सूख जाए, है ना, ताकि आपके जो गाय वगैरह जो आप दूध के लिए जिन जानवरों को रख रहे हैं वो फिसले ना और उनको चोट ना लगे। तो वो पूछ रहा है ये किस सामग्री से बनता है, ईंट और सीमेंट से बनेगा, मिट्टी और गोबर से बनेगा, है ना, गाय के गोबर से बनेगा, रेत और मिट्टी से बनेगा, पत्थर और कंकड़ से बनेगा। तो इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसमें। इसका आंसर लगाते हुए चलिएगा आप लोग, है ना, जल्दी से आंसर लगाइएगा, इसका आंसर क्या लगाने वाले हैं आप लोग। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का 5 का आंसर लगाना है। ये मैंने आपका टाइम भी स्टार्ट कर दिया है। चलिए ये आपका टाइम भी स्टार्ट हो गया है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिएगा इसका, है ना, आंसर देते हुए चलिए। चलिए चलिए जल्दी आंसर करते हुए चलें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या देने वाले हैं आप लोग।
कमेंट में करते हुए भी चलिएगा। आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्रिक्स एंड सीमेंट्स, यानी ईंट और सीमेंट का बनता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार प्रदान करने के लिए उद्देश्य से पारित किया गया था। तो आपसे बस केवल याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में पूछा है, कब स्टार्ट हुआ था, 1986 में, 1998 में, 1947 में या 2000 में। तो लीजिए मैं इसके लिए आपको टाइम भी दे देती हूँ, टाइमर दे दिया है, और जल्दी से इस टाइमर का यूज़ करके आप जल्दी आंसर कर दीजिएगा, है ना। आपके पास 20 सेकंड का समय है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप आंसर क्या लगाने वाले हैं, जल्दी से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देते हुए चलें आप लोग, क्या आंसर लगा रहे हैं। चलिए टाइम भी ख़त्म हो गया है आपका। चलिए आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1986 में, कब, 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम हुआ था ये लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम कि एक शिक्षक अगर अपने छात्र को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है तो निम्न में से वे सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति को अपनाएगा। मतलब हमारे आसपास जो पेड़ वगैरह लगे हैं और अगर हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं उनके बारे में, तो उनके लिए रणनीति बनाई गई है। तो उसमें से हम कौन सी रणनीति का उपयोग करेंगे, कक्षा में बहस आयोजित करेंगे, मतलब डिबेट का आयोजन करेंगे, है ना, ग्रुप चर्चा करेंगे यानी समूह में चर्चा करेंगे, डिस्कशन चलेगा आपका, पोस्टर्स बनाएंगे हम, या बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने के बारे में बताएंगे। मतलब पौधों को अपनाने और उनको क्या करना है, उनको पोषित करने के बारे में हम उनको बताएंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या करने में मदद करेंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या लगाने वाले, सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, है ना, जल्दी से, कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है इसका राइट आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। कि अगर आपके आसपास स्कूल है, उस स्कूल में अगर टीचर हैं या आप स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो टीचर जो आपको पेड़ों के संरक्षण के बारे में समझा रहा है, तो इसके लिए आप क्या करना पसंद करेंगे, कक्षा में बहस करना आयोजित करेंगे, है ना, समूह में चर्चा हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, पोस्टर बनाएंगे, या बच्चों को एक पौधों को अपनाने और पोषित करने में मदद करना सिखाएंगे, क्या करवाएंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका डी आंसर सही हो जाएगा कि बच्चों को पौधों को अपनाने, मतलब हमारे आसपास जो पौधे हैं, अगर आप नए पौधे नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके आसपास जो पौधे हैं उनमें से एक बच्चे को सौंप दिया जाए या उसको कह दिया जाए कि इसकी देखभाल आपको करना है। आपके स्कूल में अगर बहुत सारे प्लांट्स लगे हैं तो उन बच्चों को बता दिया जाए कि इसमें रोज़ आके आपको पानी देना है ना, इसकी आपको क्या करना है, देखभाल करना है, जिससे आपके जो पेड़ पौधे हैं वो सुरक्षित रहें और बच्चों को आपको पर्यावरण को सुरक्षित रखने में बहुत सारी जानकारी भी मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि घरेलू पशु, मतलब आपके जो घरेलू मवेशी होते हैं उनके बारे में पूछा है, से इष्टतम उत्पादन के लिए, है ना, और उनको उनके समग्र विकास और प्रदर्शन के लिए आश्रित में आवश्यक है। तो आपको 3 कॉलम दिए हैं, उनको फिल करना है कि घरेलू पशुओं से आपको इष्टतम उत्पादन के लिए, जो इष्टतम उत्पादन है उसके लिए को सामग्री विकास का प्रदर्शन आश्रित होगा। कौन सा, मनोरंजन, भोजन या आरामदायक बिस्तर, स्थान, चारा और पानी,
खुला क्षेत्र, खिलौने और पानी, है ना, और भोजन, फिर इसके बाद आपको मिलेगा भोजन, कंबल और खिलौने। तो आप उनके लिए क्या देंगे? घरेलू पशुओं के इष्टतम उत्पादन के लिए। तो आप उन्हें जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या देंगे कि उसको खुला, या तो हम इसको सेट करके देख सकते हैं कि घरेलू पशुओं को आप इष्टतम उत्पादन के लिए मनोरंजन, है ना, भोजन और आरामदायक बिस्तर को उनके समग्र विकास और प्रदर्शन के लिए आवश्यक समझेंगे, या आपके स्थान, चारा और पानी को समझेंगे। क्या आंसर देने वाले हैं आप इसका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, स्थान, चारा और पानी। तो घरेलू पशुओं के इष्टतम उत्पादन के लिए आप उन्हें स्थान, चारा और पानी को उनके समग्र विकास और प्रदर्शन के लिए आश्रय में आवश्यक रहेंगे, है ना, क्योंकि किसी भी मवेशी के लिए स्थान अच्छा होना चाहिए, उसके लिए चरने के लिए चारा होना चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये देखिए कि बाल हत्या एवं स्वजाति पक्षपातवाद निम्न में से ये किससे दर्शाता है? मतलब जो आपके पक्षपात होता है, ये स्वजाति, पक्षपात वगैरह, हत्या, बाल हत्या, ये किस चीज़ को दर्शाता है? आपका सांस्कृतिक सापेक्षता को, जातीयता को, या सांस्कृतिक बहुलता को, या सांस्कृतिक चयन को। तो इनके आंसर दीजिएगा कि क्या आपका आंसर होने वाला है कि बाल हत्या में स्वजाति, है ना, भक्षपातवाद और निम्न में से किसे दर्शाता है? जो आपके भक्षपातवाद है ये स्वजाति और बाल हत्या, इसके बारे में पूछा गया है, बाल हत्या के बारे में, है ना। ये आपकी सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलता या सांस्कृतिक चयन किसको दर्शाता है? तो 9 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आप क्या आंसर लगा रहे हैं, इसका आंसर देते हुए चलना है कि बाल हत्या में आपका जो स्वजाति वगैरह जो होता है उसके बारे में पूछा है। भक्षपातवाद जो है, भक्षपातवाद, इसके बारे में। तो बताइए क्या आंसर लगाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 का? तो इसका आंसर देते हुए चलें आप। क्वेश्चन नंबर 9 का सब लोग क्या आंसर लगा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाते हुए सबको ही चलना है। चलिए जल्दी आंसर करते हुए चलिएगा कि आप इसका आंसर क्या लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। सांस्कृतिक जो सापेक्षता है इसको दर्शाता है। याद रखिएगा किसको दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष अधिनियम बनाकर प्रतिबंधित कर दिया था? तो कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष आपके प्रतिबंधित कर दिया था, ये पूछा गया है। 2004, 2006, 2008 और 2003 कब कर दिया था? इसका आंसर दीजिएगा कि कन्या भ्रूण हत्या को सरकार ने किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया था? 2004, 2006, 2008 या 2003 कब कर दिया था? इसका आंसर दीजिएगा। और ये आपका टाइमर आ गया है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आंसर देते हुए आपको चलना है। चलिए इसे आंसर दीजिएगा, क्लियरली सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में पूछा है आपसे, इसका आंसर दीजिएगा और एक बार सब लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई हमारी क्लास में न्यू मैम सर ज्वाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारी चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका टाइम भी ख़त्म होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008। कब हो जाएगा आपका राइट आंसर? 2008 में आपका कन्या जो भ्रूण हत्या है, जो गर्भ के अंदर ही कन्या को मार दिया जाता था, इसको बंद कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो आपसे नमक का सूत्र पूछा गया है, तो नमक का सूत्र बताइएगा कि नमक का सूत्र क्या होता है। NaCl होता है, CH2 होता है, CH4 होता है या Na होता है ना। तो इसका आंसर दीजिएगा और ये रहा आपका टाइमर। चलिए ये आपका टाइमर रहा, इसके अकॉर्डिंग आंसर देते हुए चलिएगा। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करिएगा कि आपसे नमक का सूत्र पूछा गया है। जो नॉर्मल हम खाने वाला जो नमक होता है, घर में यूज़ करते हैं, इसका आपका सूत्र पूछा गया है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो।
तो चलिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो नमक का जो सूत्र होता है वो NaCl होता है, जो आप साधारण नमक यूज़ करते हैं घर में खाने वाला, इसका सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह किस वर्ष से मनाया जाता है? मतलब जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है स्पेस के लिए आपका है ना, वर्ल्ड स्पेस जो आपका वीक होता है वो कब से स्टार्ट किया गया था? 1990 से, 1995 से, 1999 से या 2004 से? कब से किया गया था? इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। और ये रहा आपका टाइम है। इसका आंसर देते हुए चलिएगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा आप लोग, टाइम के साथ साथ दीजिएगा कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से मनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 का जल्दी से आपने आंसर कर दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। 1999 से आपका क्या मनाया जा रहा है ना। तो 1999 से आपसे विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जा रहा है, ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को वायुगतिकी और एरोस्पेस डिज़ाइन के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है? इनमें से हमारे कौन से भारतीय हैं जिनको आपके वायुगतिकी, जो गतिकी होते हैं, और एरोस्पेस जो डिज़ाइन होते हैं उसके विशेषज्ञ के रूप में माना जाता है? अरुण पिल्लई, हेमा कोहली, आस्था सोनी या तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद? किसको माना जाता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिएगा और मैं आपका ये टाइमर लगा देती हूँ, तो इसमें आप जल्दी से आंसर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका आप क्या लगाने वाले हैं? चलिए जल्दी से आंसर करिएगा कि क्वेश्चन नंबर आप 13 का क्या आंसर लगाने वाले हैं। इनका नाम बताना है आपको कि किसको वैज्ञानिक और वायुगतिकी एवं एरोस्पेस डिज़ाइन के लिए विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता है। इसका नाम लिखिएगा। इनका नाम भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या आपको क्वेश्चन नंबर के साथ डालिएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाना है। चलिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 का? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी तुमकुर सीतारमैया प्रहलाद। इनको किसके रूप में जाना जाता है? वायुगतिकी एवं एरोस्पेस डिज़ाइनर के रूप में इनको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, मतलब सबसे बड़ा उपग्रह के बारे में पूछा गया है, कौन सा है? यूरोप, है ना, गैनीमेड, टाइटन या कैलिस्टो, है ना। इनमें से आपका नाम बताना है कि सबसे बड़ा उपग्रह यानी आपका चंद्रमा जिसे कहा जाता है। मून अपने चंद्रमा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं ये सबसे बड़ा जो हमारे इतने सारे जो ग्रह हैं, हमारे जो 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों के बहुत सारे उपग्रह हैं, तो उन उपग्रहों में से सबसे बड़ा जो आपका उपग्रह है वो कौन सा है? है ना, यूरोपा, या आपका गैनीमेड है, या टाइटन है, या आपका कैलिस्टो है। तो इनके नाम पूछे गए हैं, तो उसमें से आपको ऑप्शन में से जल्दी से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे, फटाफट सब लोग आंसर करिएगा। एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप क्या आंसर लगाने वाले हैं। जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे सब लोग। क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे। चलिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और 14 का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो हम 14 क्वेश्चन का राइट आंसर लगा रहे हैं। इसका राइट आंसर है बी, है ना। क्या है? गैनीमेड। तो गैनीमेड जो है आपका हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अग्नि 5
किस प्रकार की मिसाइल है? अग्नि 5 जो है वो किस प्रकार की मिसाइल है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, या आपकी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, या ये हवा से आपके हवा में मारने वाली मिसाइल है। तो अग्नि जो 5 है वो किस तरीके की मिसाइल है? आपसे पूछा गया है कि ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, लंबी दूरी की सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन लॉन्च की बैलिस्टिक मिसाइल है, या हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका आंसर लगाते हुए चलें आप। तो क्या आंसर लगाएंगे आप लोग? चलिए इसे आंसर करिएगा और मैं जब तक आपका टाइम भी स्टार्ट कर देती हूँ। लीजिए आपका टाइमर भी स्टार्ट होगा। जल्दी से आंसर देते हुए आपको चलना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग राइट आंसर देते हुए चलें कि आपकी अग्नि 5 किस तरीके की मिसाइल है। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा कि अग्नि 5 किस तरीके की मिसाइल है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका कि राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आंसर दीजिएगा। लीजिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा कि ये लंबी दूरी की सतह से सतह, मतलब कोई भी चीज़ है सतह पर है तो वो सतह से सतह पर वार करने वाली आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि भविष्य में संभावित टक्कर के लिए कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे आकाशगंगा की ओर बढ़ रही है। मतलब जो हमारी गैलेक्सी है, एक मतलब हमारी जो आकाशगंगा है और एक और आकाशगंगा है, वो दोनों ही मतलब भविष्य में ऐसा बोला गया है कि वो दोनों आपस में टकरा सकती हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। तो उनमें से आपकी जो एक और हमारी जो मिल्की वे है, मतलब हमारी जो आकाशगंगा है, उससे दूसरी आकाशगंगा टकराएगी। तो वो कौन सी आकाशगंगा है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो वो आपकी कैनिस मेजर ड्राफ्ट गैलेक्सी है, या एंड्रोमेडा आपकी आकाशगंगा है, या आपकी सिंगल ए आकाशगंगा है, या आपकी बर्गो ए आकाशगंगा है ना, बर्गो ए आकाशगंगा। इनके नाम है, इनमें से आपको एक नाम बताना है। और जो हमारी आकाशगंगा है उसे मिल्की वे बोलते हैं। तो उनमें से दूसरी कौन सी आपकी गैलेक्सी टकराने वाली है, ऐसा पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा जल्दी से सब लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाते हुए चलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि जो आपकी एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, मतलब एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ये टकराएगी आपके भविष्य में हमारी मिल्की वे से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक होने के साथ साथ उपभोक्ता भी है। इनमें से कौन सा देश है जो आपका दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और खुद ही उपभोक्ता भी है, ऐसा पूछा गया है। भारत, चीन, अमेरिका या रूस। चलिए इसे आंसर दीजिएगा। ज़्यादा उत्पादन भी करता है और वहाँ खुद के यहाँ ज़्यादा खपत भी होती है। तो चलिए इसे आंसर दीजिएगा, भारत, चीन, अमेरिका या रूस। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं? इसका आंसर लगाइएगा जल्दी से। आप आंसर लगाते हुए चलें इसका, कि क्वेश्चन का जल्दी से आंसर देते हुए चलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत। भारत जो है आपका सबसे बड़ा क्या है, दालों में उपभोक्ता भी है, उत्पादन भी खुद ही सबसे ज़्यादा करता है। कौन? आपका भारत, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 आता है आप सभी के सामने। एशियाई खेलों की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन सा था? आपसे पूछा है कि जो एशियाई गेम हुए थे उसकी मेज़बानी, मतलब सबसे पहली बार एशियाई गेम किस देश में आयोजित किए गए थे? चीन, जापान, कोरिया या भारत। इसका आंसर दीजिएगा कि एशियाई गेम्स जो थे वो सबसे पहले कहाँ पर आयोजित किए गए थे। जल्दी से आंसर दीजिएगा और ये आपका टाइमर रहा है। जल्दी से आप आंसर देते हुए चलिएगा कि सबसे पहले एशियाई गेम जो हुए थे, आपके एशियन गेम्स जो होते हैं वो सबसे पहले कहाँ पर आयोजित किए गए थे। एशियन गेम्स का पूछा है, चीन, जापान, कोरिया या भारत, कहाँ पर आयोजित किए गए थे आपके एशियन गेम। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एशियन गेम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है।
तो लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। तो सबसे पहले जो एशियन गेम थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, आपके भारत में आयोजित किए गए थे, ये आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रथम जो आपका शतरंज का आविष्कार किस के द्वारा किया गया था। जो आपका शतरंज है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, ऐसा पूछा गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा, पुजारी द्वारा, लेखाकार द्वारा या वकील द्वारा। तो आपका तेह शतरंज जो होता है इसके बारे में पूछा है, तेह शतरंज है ना, इसके बारे में बताइए। तेह शतरंज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तेह शतरंज है ना, ये नाम है गेम का, इसका बताना है आपको। पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा, पुजारी द्वारा, लेखाकार द्वारा या वकील द्वारा। जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 19 का। तो लीजिए मैं आपको जल्दी से टाइमर दे देती हूँ, आप इसका आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा इसका, आप आंसर क्या लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चलेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आपकी क्लास लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है, तो आप इसको कमेंट ना डालें, ज़रूर डालें, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपका आंसर सही है या गलत। चलिए तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, पुजारी है ना, पुजारी द्वारा तह शतरंज का आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं हम। चलिए अवलोकन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। अवलोकन विधि के बारे में पूछ रहा है वो। कुछ विद्यार्थी ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते, कम समय लेने वाला है ना, छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी प्रयोग को सही ढंग से करते हैं। विद्यार्थी जो हैं वो प्रयोग को क्या करते हैं, सही ढंग से करते हैं, ऐसा आपसे पूछा गया है। बताइए कि अवलोकन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ऐसा पूछा गया, उपयुक्त है ना, अवलोकन विधि के बारे में पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा अवलोकन विधि के बारे में, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपका क्या आंसर सही रहेगा। अवलोकन विधि के बारे में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा कि अवलोकन विधि के बारे में। तो इनमें से क्या आंसर, कुछ विद्यार्थी ठीक से निरीक्षण नहीं कर पाते हैं, कम समय लेता है ना, फिर इसके बाद छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, विद्यार्थी प्रयोग को सही ढंग से नहीं करते। तो क्या लगाएंगे आप इसका, तो देखिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। क्या होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा कि छात्र अवलोकन करते हैं और स्थायी और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे और चलते हैं हम लोग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा में संसाधन का कार्य नहीं है। क्या परिचर्चा में संसाधन का कार्य नहीं है। समूह के सलाहकार के रूप में कार्य करने और मदद करना, क्यों या कैसे प्रश्न पूछें और संक्षिप्त उत्तर के लिए छात्रों को विस्तृत करने के लिए कहें, समूह में केवल आपके नेता का चयन किया जाए, या फिर लास्ट है आपका 4th नंबर का कि भागीदारी के लिए सकारात्मक प्रक्रिया की जाए। तो आप क्या लगाएंगे कि निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा से संबंधित कार्य नहीं है। क्वेश्चन उसने नहीं है पूछा है, ये आप याद रखते हुए चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर लगाने वाले हैं, तो जल्दी से आंसर लगाइएगा। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते हुए चलें कि क्वेश्चन नंबर आप इसका क्या आंसर लगाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर लगाएंगे, जल्दी से इसका आंसर देते हुए आपको चलना है। तो जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए चलें आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, है ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका सी, कि समूह के केवल एक नेता का चयन करें। ये आपका परिचर्चा से संबंधित कार्य नहीं है ना, कि आपको समूह में केवल एक नेता का चयन नहीं करना चाहिए। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि समूहों में सलाहकार के रूप में कार्य और मदद करनी चाहिए, हमें सलाह देनी चाहिए, अगर हमें कोई चीज़ गलत लग रही है उसके बारे में बताना चाहिए, क्यों और कैसे प्रश्न पूछें और संक्षिप्त उत्तर के लिए छात्रों को विस्तृत करना चाहिए, कि छात्र किसी भी चीज़ का लेंदी उत्तर ना दें,
छोटे छोटे उत्तर में ही उनके जो आपसे अगर कितना ही बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका एक छोटा सा भी आंसर दे जो आपका कैसा हो, आपका भरपूर हो, सफिशिएंट हो, है ना। और भागीदारी के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया रखें, मतलब यह है कि सभी बच्चों में पॉजिटिविटी को आपको कैसे करना है ताकि वो कोई डरे ना और उस चीज़ से भयभीत ना हो, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 22 है इसे देखते हुए चलेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन पद्धति का दोष है, कौन सा प्रदर्शन पद्धति का दोष है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले शिक्षार्थी के लिए प्रयोग करने का दायित्व, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं, प्रदर्शन की भाषा नियमानुसार अंग्रेजी होनी चाहिए, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने पर छात्रों को कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो आपसे दोष पूछा गया है कि कौन सी प्रदर्शन का दोष है ना, कौन सा पूछा है, दोष पूछा गया है 22 में कि आपको शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले शिक्षार्थियों के लिए प्रयोग करने का दायित्व होना चाहिए, शिक्षार्थियों को प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन की भाषा नियमानुसार अंग्रेजी होनी चाहिए, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले छात्र कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, ऐसा कुछ। तो बताइए इसका एक दोष बताना है कि क्या दोष हो सकता है। तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का आप क्या आंसर देने वाले। तो सब लोग फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आप क्या आंसर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का देते हुए चलेगा, दोष बताना है और ध्यान से इसका आंसर देना है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को प्रदर्शन में प्रयुक्त उपकरणों को संभालने की अनुमति नहीं, मतलब कोई भी उपकरण है उसको संभालने की अनुमति नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो वहाँ पे रहकर उसकी जिम्मेदारी को सीख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका कि मैं शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके घर पर सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग। तो ये कैसा है आपका, है ना, मिश्रित प्रणाली शिक्षा है क्या ये, आपकी हम बोल सकते हैं उसे पलटी कक्षा है ये, है ना, या आपके वितरित शिक्षा है ये पारंपरिक शिक्षण है। तो आपको जल्दी से इसे बताना है ये किस प्रकार की शिक्षा हो सकती है कि मैं शिक्षक, है ना, मैं शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं, है ना। शिक्षक जो है वो संसाधनों का सुझाव किस में दे सकते हैं, आपकी मिश्रित प्रणाली शिक्षा में दे सकते हैं, पलटी कक्षा में दे सकते हैं, या वितरित शिक्षा दे सकते हैं, या पारंपरिक शिक्षण दे सकते हैं। तो क्या दे सकते हैं, तो इसका आंसर जल्दी से लगाइएगा कि क्वेश्चन नंबर आपका 23 का आंसर आप क्या लगाएंगे। सब लोग फटाफट आंसर देते हुए चलें कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 इसका आंसर आप क्या देने वाले। तो सब लोगों को आंसर करना है और सब लोग साथ साथ आंसर करते हुए भी चलेंगे। चलिए जल्दी आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर लगाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये कैसी है आपकी फिक्स्ड क्लासरूम है, कौन सी है आपकी फिक्स्ड क्लासरूम है, या तो पतली कक्षा बोला जाता है और इंग्लिश बोले तो फिक्स्ड क्लासरूम इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य TLM, है ना, नहीं है। कौन सा TLM नहीं है, मतलब अध्ययन आपका अधिगम सामग्री, कौन सी TLM नहीं है, है ना। ये आपसे पूछा है पत्रिका, केस स्टडी, पूरक किताबें, या रेडियो प्रसारण। तो आपका पढ़ने में से इसमें कौन सा साधन का उपयोग आप नहीं कर पाते, बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर देते हुए चलें आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य TLM आपका अध्ययन अधिगम सामग्री नहीं है, है ना। इसमें से पढ़ने की कोई सी एक सामग्री नहीं है, पत्रिका, केस स्टडी, पूरक किताबें, या रेडियो प्रसारण। तो आप क्वेश्चन नंबर 24 का क्या आंसर लगाओगे, जल्दी से बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर देते हुए चलें क्वेश्चन नंबर 24 का।
तो आपका ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेडियो प्रसारण। आप पत्रिका यानी जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, पत्रिका वगैरह होती हैं, उनसे भी पढ़ सकते हैं, केस स्टडी भी कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट रिलेटिव कोई भी केस स्टडी है उसको आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, पूरक किताबें पुरानी किताबों को पढ़ सकते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं हम पढ़ाई के अध्ययन में, मगर रेडियो प्रसारण का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी वस्तु या घटना के किसी भी पहलू का उसका मात्रात्मक वितरण है। कोई भी वस्तु है या कोई भी घटना है, उसके किसी भी पहलू का मात्रात्मक आपसे क्या पूछा गया है, वितरण पूछा है। तो कैसा होता है, मूल्यांकन, आंकलन, माप या परीक्षण। तो कैसा होता है, इसका आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा आपका, किसी भी वस्तु घटना। तो इसके पहले तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका वो दे देती हूँ टाइमर। चलिए टाइम के साथ आंसर देते हुए चलिएगा। किसी भी वस्तु या घटना के किसी भी पहलू का उसका मात्रात्मक वितरण है। कौन सा है मात्रात्मक वितरण पूछा गया है आपसे, कि वो आपका मूल्यांकन है, आंकलन है, मापन है, माप है या आपका परीक्षण है। तो क्या है, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 25 का पूछा है उसने, इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका टाइम खत्म हो गया, और इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 25 का, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, है ना, माप। माप जो है किसी भी वस्तु या घटना के किसी भी पहलू का माप उसका मात्रात्मक वितरण होता है, उसकी माप करना ही उसका क्या होता है, मात्रात्मक वितरण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 26 है, इसमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, इनमें से कौन सा आपका एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, लकड़ी, सौर ऊर्जा पूछा है या आपसे जल। जल्दी से आंसर दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप बहुत जल्दी दे देंगे। इसका जल्दी से आंसर देते हुए चलिएगा आप लोग, कि इनमें से जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या है, पेट्रोलियम, लकड़ी, सौर या आपका जल, सौर ऊर्जा या जल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप क्या देंगे, जल्दी से देते हुए चले गए आप लोग, कि क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर देने वाले हैं आप लोग। जल्दी जल्दी देते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आपको जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पूछा है, तो जीवाश्म ईंधन के बारे में बताइएगा, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, ऐसा पूछा गया है, आंसर दीजिएगा इसका। तो चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 26 का, तो ये हो जाएगा ए, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला वगैरह, ये भी याद रखिए। और जो कोयला वगैरह जो होता है आपका, जो कोयला, ये जो आपकी वनस्पति होती है, कोयला जो आपकी वनस्पति होती है ना, इससे बनता है ये कोयला, ये भी आप याद रखिएगा ना, कोल जिसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है, चलिए इसे करते हैं कंप्लीट, कि आपके पर्यावरणविद के अनुसार विवादास्पद पौधा है। कौन सा एक विवादास्पद पौधा है आपका तुलसी, आंवला, यूकेलिप्टस या नीम। इनमें से कौन सा आपका विवादास्पद पौधा है, मतलब जिस पे हमेशा विवाद होता रहता है, जिस पौधे को लेकर, है ना, उसका आंसर दीजिएगा। चलिए से आंसर लगाइएगा, कि पर्यावरणविदों के अनुसार पूछा गया है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आप क्या लगा रहे हैं। तुलसी, आंवला, तुलसी का उपयोग, अभी जैसे तुलसी हुई तो उसका उपयोग कितनी सारी चीज़ों में किया जाता है ना, औषधि के रूप में किया जाता है, और ये धार्मिक तौर पे भी पूजी जाती है। आंवला वगैरह की भी पूजा होती है ना। और ये आंवला जो होता है आपका, जिसको अगर खटाई के भी मना करते हैं खाने को, फिर भी वो आंवले का यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, है ना। आंवला आपकी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी का सोर्स होता है ना। आपकी तुलसी भी जो रहती है वो कितनी सारी बीमारियों को दूर करती है, काढ़ा वगैरह में यूज़ की जाती है। नीम से आपके कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, है ना। नीम से जैसे किसी को एलर्जी टाइप का, कोई बॉडी पे एलर्जी टाइप की होती है, तो उससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। यूकेलिप्टस कैसा पौधा होता है, ये पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके उड़ा देता है, मतलब धरती अगर जहाँ पे भी रहेगा, जिस भी स्थान पे लगाया जाता है, बहुत गहराई तक इसकी जड़ें जाती हैं, और साथ में उस पानी को वहाँ से पूरा पानी को सोख कर और उड़ा देता है, बाष्प उत्सर्जन कर देता है। तो ये बहुत जल्दी वहाँ पर पानी का संकट होता है जहाँ की यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये पर्यावरणविदों के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, है ना। ये यूकेलिप्टस के पौधे पर बहुत ज़्यादा विवादित रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग, कि बच्चों के साथ गतिविधियां करना तभी प्रभावित होगा जब
शिक्षकों को पता नहीं कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए उनका संचालन करे। शिक्षक उन्हें गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपना प्रधानाध्यापक के निर्देशक का पालन करने का दिखावा करे। शिक्षकों को मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करेगी। तो आपसे पूछा गया है कि बच्चों के साथ गतिविधि करना तभी प्रभावी होगा जब, है ना, इनमें से हम कौन सा काम करेंगे तब हम बच्चों को साथ लेकर चलें कि उससे जो हम काम कर रहे हैं वो कैसे होगा, प्रभावी तौर पर होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर दीजिएगा, फटाफट इसका आंसर देते हुए चलिएगा कि बच्चों के साथ गतिविधि करना तभी प्रभावी होगा जब आप शिक्षा को पता नहीं कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर प्रभावी होगा। और कैसे प्रभावी हो सकता है अगर टीचर को ही नहीं पता है। शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए उनका संचालन करें, है ना, शिक्षक जो भी उसने योजना बनाई है पढ़ाने के लिए उसका टाइम पे क्या करें, उनका संचालन करें। शिक्षक उन्हीं गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधान अध्यापक यानी प्रिंसिपल के निर्देश का पालन करें, ने का दिखावा करें कि भैया हमारा काम चल रहा है, हम ये ऐसा दिखावा करें कि मैं पढ़ा रहे हैं और योजनाएं बन रही हैं बच्चों को पढ़ाने की। यह शिक्षकों का मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा को समझने में मदद करती है। और अगर हम कोई भी योजना आधारित कोई भी शिक्षा करते हैं और कोई भी अवधारणा बनाते हैं तो बच्चे उसको जल्दी से समझ सकें। तो क्या आप आंसर लगाने वाले हैं इसका 28 का। तो इसका 28 का जो आंसर होगा तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका ये सही हो जाएगा कि शिक्षकों का मानना है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को जो भी गतिविधि आपने बनाई है उनके लिए उस आधारित अगर उनको शिक्षा दी जाए तो बच्चों को कुछ भी चीज़ समझने में क्या मिलती है, आसानी होती है, वो जल्दी से समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है। ये बोलता है कि कुत्ते और बिल्ली के आश्रम मतलब जो आश्रम में आपके क्या नाम दिया गया है ना, जो उनके रहने वाली जो जगहें होती हैं उनको क्या कहा जाता है। कुत्ता और बिल्ली के आश्रम को क्या कहा गया है, मतलब उनकी जो रहने वाला जो घर होता है, घर के बारे में पूछा गया है कि उनके घर को क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। कैनल कहा जाता है, सहकारी कहा जाता है, कुटिया कहा जाता है या खलिहान कहा जाता है। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। तो खलिहान वगैरह कहाँ होते हैं, खेतों में जो छोटी सी जगह होती है जहाँ पर जो अगर आपके पशु वगैरह मवेशी वगैरह है उनके लिए जो भूसा वगैरह जो रहता है, आपका चारा जो होता है उसके लिए बनाया जाता है। वहाँ पे थोड़ी सी साग सब्जी या आपके कुछ चीज़ें रख दी जाती, उसे खलिहान कहा जाता है ना। तो ऐसे पूछा है। कुटिया जो छोटे छोटे झोपड़ी टाइप की बनती है उन्हें कुटिया कहा जाता है। सहकारी या कैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग। चलिए इस आंसर लगाते हुए चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसका आंसर हो जाएगा ए, कि जो कुत्ते और बिल्ली होते हैं उनके जो घर होते हैं उनको कैनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैनल, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया है, तो जल्दी से एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारे 30 आने से पहले जल्दी से एक काम करिए, आप लोग पहले शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद उसे लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, राज राजेश्वर मंदिर स्थित है। कहाँ पर है आपका राज राजेश्वर मंदिर? चेन्नई, हैदराबाद, तंजावुर या गुजरात? कहाँ पे है राज राजेश्वर मंदिर? पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है, आपसे पूछा गया है। चेन्नई, हैदराबाद, तंजावुर या गुजरात? तो लीजिए मैं इसके लिए टाइम दे देती हूँ, आप जल्दी से इसका सोचकर आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर आप क्या लगाएंगे कि आपका राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है, ऐसा पूछा गया है। तो इसका आंसर दीजिएगा कि आपका राज राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है। चलिए जल्दी आंसर देते हुए चलिएगा। सबको ही देना है आंसर, सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देते हुए चलें और देखें कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं और कितने आंसर आज के गलत हो रहे हैं, उन्हें भी आप काउंट करते हुए चलिए। चलिए जल्दी देखते हुए चलते हैं। तो चलिए आपका टाइम भी खत्म हो गया है और इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका तंजावुर। तो राज राजेश्वर मंदिर कहाँ है आपका? तंजावुर में है, ये आप याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 है इसे देखते हैं कि भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। साइट्स पूछी गई हैं, विश्व धरोहर स्थल पूछे गए हैं 25, 43, 35 या 19, कितने हैं? तो जल्दी से लीजिए, मैं इसके लिए आपको टाइमर भी दे देती हूँ
टाइम के अकॉर्डिंग जल्दी से आंसर देते हुए आप लोग को चलना है। चलिए आंसर दीजिएगा, क्या आंसर लगाने वाले हैं आप लोग कि भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। विश्व धरोहर स्थल के बारे में पूछा गया है कि भारत के पास कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। चलिए आंसर सबको ही देना है और सब लोग देते हुए चलेंगे। आपका टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है और जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलें आप लोग। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43। तो इतने हैं 43 है। इस 43 को भी 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। कितना? तो आपकी जो सांस्कृतिक हैं, कितनी सांस्कृतिक हैं वो 35 हैं, है ना। 7 कैसी हैं? प्राकृतिक है। 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। जो आपकी प्राकृतिक और मैन मेड आप जैसे बोलते हैं ऐसे है ना, सांस्कृतिक प्राकृतिक जो आपकी मिश्रित है, याद रखिएगा। आपकी 35 कैसी हैं? 43 में से 35 आपकी सांस्कृतिक है, 7 आपकी कैसी हैं? आपकी प्राकृतिक हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई हैं, प्राकृतिक हैं, और 1 कैसी आपकी मैन मेड है, याद रखिएगा, है ना। 1 मिश्रित है, ये आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि विश्व धरोहर में से कितनी आपकी मिश्रित हैं। 1 मिश्रित है, कितनी प्राकृतिक है? तो 7 प्राकृतिक है, और आपकी नॉर्मल हम बोल सकते हैं सांस्कृतिक कितनी है? तो आपकी 35 है, याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है। जो वाटरशेड प्रबंधन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है कि भूमि और जल उपयोग की समस्याओं को पूरा करना। जो भूमिगत आपका जो जल होता है उसकी जो समस्या बढ़ती जा रही है, इसको दूर करना है। कि बढ़ती जनसंख्या को बनाए रखना, बढ़ती जो जनसंख्या है उसको बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कि जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। या अपने साधनों का सतत वितरण करने के लिए आपका वाटरशेड प्रबंधन का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका आंसर देते हुए चलिएगा कि वाटरशेड प्रबंधन क्यों किया जा रहा है, आपको इसका आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि वाटरशेड प्रबंधन क्यों किया जा रहा है। वाटरशेड प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है, इसका आंसर देते हुए आपको चलना है। वाटरशेड प्रबंधन क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 का प्रयोग आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आप क्या आंसर देने वाले हैं कि वाटरशेड जो प्रबंधन है इसके प्रयोग के बारे में आपको बताना है। तो देखिए वाटरशेड प्रबंधन जो है आपका वे भूमि और जो जल उपयोगी जो समस्या है इसको दूर करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए जो समस्या होती है, इस समस्याओं का निदान करने के लिए आपका वाटरशेड जो आपका घर के ऊपर जो पानी छतों में होता है उसको धरती तक ले जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्वेश्चन है आपका कि हिमपात एवं शीतकालीन तूफान है। हिमपात एक क्या है? शीतकालीन तूफान है जिसमें वर्षा का प्राथमिक रूप से बर्फ़ होता है, जिसमें वर्षा की जगह क्या गिरता है? बर्फ़ गिरता है। और ऐसा तूफान आपका 32 मील प्रति घंटे के ऊपर की हवा के साथ आता है। और इस तरह का जो तूफान होता है आपका कैसा आता है? 32 मील प्रति घंटे, मतलब 32 मील चलता है 1 घंटे के अंदर। इस तरीके का तूफान की हवाओं के साथ ये आता है, जो दृश्यता को गंभीर रूप से कम कर देता है। और जो हमें देखने की जो क्षमता है उससे बहुत कम, मतलब हम इतनी तेज़ी से आता है वो कि हम उसे स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाते। तो ये एक बनता है, ये किससे बनता है? बर्फीला तूफान है, खतरों से बनता है, अतिताप से बनता है, या हवा से बनता है। तो ये आपका जो हिमपात है इसके बारे में पूछा है। तो जो हिमपात का निर्माण किससे होता है? बर्फीले तूफान से होता है, खतरों से होता है, या अतिताप से होता है, या हवा से होता है। तो इसका आंसर के लिए मैं आपको टाइमर दे देती हूँ, तो इसके टाइम के साथ इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। जल्दी से आंसर लगाते हुए चलिएगा। इस क्वेश्चन नंबर 33 का आप क्या आंसर लगाने वाले हैं, इसका आंसर लगाते हुए चलना है कि क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिएगा, क्या देने वाले हैं आप। टाइम के साथ साथ आंसर देते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सब लोग। आपका टाइम भी ख़त्म होता जा रहा है और जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलें आप। चलिए
इसका आपका टाइम खत्म हो चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? बर्फीला तूफान। तो हिमपात क्या होता है? एक बर्फीला तूफान होता है जो बहुत तेज़ी से गति से आगे बढ़ता है, गंभीर रूप से दृश्य इतनी तेज़ी से आगे आता है कि हम इसे उस तूफान में क्या हो रही है क्रिया ये हमें पता नहीं चलता, इतनी नॉर्मल हम उसे देख नहीं पाते हैं। और ये कितनी तेज़ी से चलता है? आपका 32 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि रोने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? रो आपका रोने नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है? रो, इस टाइप से है रो, मतलब कोई रो है, रोने है ना, एक व्यक्ति है रो ने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था? क्वांटम जो संचार होता है आपका, है ना, उसके बारे में पूछा है कि आपका 700 मीटर, 800 मीटर, 1 किलोमीटर या 300 मीटर। तो इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देंगे आप लोग? तो मैं इसके लिए आपका टाइमर भी लगा देती हूँ, टाइम के साथ दीजिएगा आंसर कि रो ने आपके किस अनुसार आपके, चलिए इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर देने वाले? रो के अनुसार रो ने कितनी दूरी पर फ्री स्पेस क्वांटम संचार सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था, है ना, ये पूछा गया है। चलिए इसे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आप 34 का आंसर क्या देने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा कि रो ने कितनी दूरी पर स्पेस, जल्दी जल्दी आंसर करते हुए चलेंगे आप लोग, और सब लोग ही आंसर देते हुए चलिएगा। हमारे थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, आपने बने रहे इतनी देर तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, बस हमारे 40 क्वेश्चन होने ही वाले हैं कंप्लीट। पूरे क्वेश्चन देख के ज़रूर जाइएगा, और इनमें से आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पढ़ेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस पेपर से बनाए गए क्वेश्चन हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, है ना। तो 300 मीटर की दूरी तक आपका क्वांटम संचार जो है वो आपको देखने को सफलतापूर्वक मिलता है। चलिए आ जाएगा। कृत्रिम सूर्य एक है ना, इनमें से एक कृत्रिम सूर्य बोलता है परमाणु संचय रिएक्टर, स्टील, है ना, टरबाइन, उबलते पानी का रिएक्टर, परमाणु विखंडन रिएक्टर। तो इनमें से कौन एक कृत्रिम सूर्य के रूप में आपको दिखाई देगा? इससे पूछा गया है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सन की तरह आपको दिखाई देगा, ऐसा पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा आर्टिफिशियल सन। चलिए इसका आंसर दीजिएगा आर्टिफिशियल सन का, कि आप क्या आंसर लगाने वाले हैं इस क्वेश्चन का, कि कृत्रिम सूर्य है आपका परमाणु संलयन रिएक्टर है, स्टील टरबाइन है, उबलते पानी का रिएक्टर है, परमाणु विखंडन रिएक्टर है। क्या है? चलिए इसे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए आंसर दीजिएगा, आपका टाइम भी निकलता जा रहा है, और सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हुए जरूर चलेंगे। चलिए आपका टाइम भी खत्म हो चुका है, और आपका ये आ गया आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परमाणु संलयन रिएक्टर। जो परमाणु संलयन रिएक्टर होता है ये कैसा होता है? कृत्रिम सूर्य, मतलब इसमें विस्फोट होता है, मतलब इसमें जो क्रियाएं होती हैं, जैसे परमाणु संलयन की क्रिया जैसे आपके सूर्य में होती हैं, उसी प्रकार की क्रिया की जाती है, और दूर से देखने में ये हमें कैसा लगता है? कृत्रिम सूर्य की तरह दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के निर्माण में शामिल नहीं है? इनमें से किससे मिट्टी का निर्माण नहीं होता? जो मिट्टी बनती है इनमें से किसके कारण मिट्टी का निर्माण नहीं होता? खनिज पदार्थ, पत्ते, वायु या पानी। तो इनमें से किससे आपकी मिट्टी का निर्माण नहीं होता? तो आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आप क्या देंगे? तो निम्न में से किससे मिट्टी का निर्माण नहीं पूछा है ना, नहीं होता है। तो आंसर दीजिएगा 36 का आंसर क्या लगाने वाले हैं आप? मिट्टी का निर्माण नहीं होता है, ऐसा पूछा गया है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, है ना, पत्ते। तो पत्ते से मिट्टी का निर्माण नहीं होता, पानी से भी होता है, आपका वायु से भी होता है, और आपका खनिज पदार्थों से भी होता है, ये आप याद रखिएगा। मगर किससे नहीं होता? आपका पत्ते से नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं हम लोग। चलिए
थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, तो एक बार प्लीज़ सब लोग शेयर जरूर कर दें क्लास को। कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य प्राप्त करने में नहीं किया जाता। इनमें से किसका उपयोग खाद्य प्राप्त करने में नहीं किया जाता। पौधों, जानवर, पत्थर या पौधे, जानवर, पत्थर, इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता खाद्य प्राप्त करने में, है ना। जल्दी से आंसर दीजिएगा। 37 कर लीजिए, ये टाइमर भी है आपका टाइम की। चलिए जल्दी आंसर करते हुए चलेंगे आप लोग। 37 का क्या आंसर लगाएंगे आप? खाद्य प्राप्त पूछा है, खाद्य प्राप्त करने में नहीं किया जाता, है ना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, आंसर दीजिएगा। नहीं किया जाता खाद्य प्राप्त करने में। चलिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है। चलिए टाइम ख़त्म हो चुका है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्थर। तो आप बताइए, पत्थर से कभी हम खाद्य प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। पौधों से कर सकते हैं, जानवरों से, सड़े गले जानवर जो होते हैं, मतलब जो मृत हो जाते हैं, फिर उनसे भी हमें खाद्य प्राप्त हो सकती है, फिर मगर पौधे, जानवर, पत्थरों से नहीं होती है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है का उपयोग घर पर खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता है ना। खाद्यान्न, पानी का, केरोसिन का, सूखे नीम के पत्ते का या चीनी का। इनमें से अगर हम खाद्यान्न, गेहूँ वगैरह रखेंगे, उनमें कीड़े वगैरह ना लगे, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइए, खाद्यान्न का किया जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इनमें से किसका प्रयोग खाद्यान्न के लिए किया जाता है ना। खाद्यान्न पूछा गया है, ये बताना है आपको, खाद्यान्न के रूप में किया जाता है। कि भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं ना, जल्दी से लगाइएगा। पानी का, केरोसिन का, सूखे नीम के पत्ते का या चीनी का। जल्दी से आंसर दीजिएगा 38 का। तो इसका राइट आंसर लगाते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सूखे नीम के पत्तों का। जो सूखे नीम के पत्ते होते हैं, पहले के जो, अभी तो हम लोग दवाई वगैरह का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लगें, मगर पहले जो आपके भंडारण में नीम की पत्तियां रख दिया जाती थी ताकि उनमें कीड़े वगैरह ना लगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। 39 आप सबके सामने आ गया है कि फीवा किस खेल का टूर्नामेंट। फीफा नहीं है, ये फीवा है, याद रखिएगा। फुटबॉल, बेसबॉल, रग्बी या बास्केटबॉल, किसका है? फीवा, है ना। फीवा बोला है, फीफा नहीं है, ये फीफा नहीं है, याद रखिएगा। ये नहीं है, ये क्या है? फीवा, वह है, याद रखिएगा। तो आप अच्छे तरीके से लगाएंगे इसको। फीफा नहीं है, फीवा है। और ये किस खेल का टूर्नामेंट हो। और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि फीफा किस खेल का टूर्नामेंट होता है। बहुत मतलब प्रसिद्ध आपका टूर्नामेंट है, बहुत से लोग आप लोग देखते भी होंगे इस फीफा को। फीफा कप किसके लिए खेला जाता है, किस गेम के लिए खेला जाता है, ये भी आपको बताना है। और साथ में आपको ये भी बताना है, इसका आंसर भी देना है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का क्या आंसर दे रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 39 के साथ मैंने एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फीफा खेल जो है, फीफा कप जो विश्व कप होता है, ये किस गेम के लिए होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका बास्केटबॉल हो जाएगा। तो जो फीफा कप होता है, फीबा, तो फीफा कप जो होता है वो बास्केटबॉल के लिए होता है, जबकि फीफा कप जो होता है ये फुटबॉल के लिए होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप सभी के साथ में है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए इसे लगाइएगा सब लोग कि एक परियोजना में शामिल है, इनमें से एक परियोजना में शामिल है केवल क्षेत्रकार और डेस्ककार, रटना, सीखना या केवल डेस्ककार। या तो आप केवल डेस्ककार करेंगे, मतलब लिखने का ही कार्य करेंगे, कि केवल क्षेत्र का कार्य करेंगे, रटने वाली विधि का प्रयोग करेंगे, केवल डेस्ककार करेंगे। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर देने वाले हैं आप, जल्दी से आंसर देते हुए चलें। दीजिए, ये मैं आपके लास्ट क्वेश्चन के लिए टाइमर लगा देती हूँ, तो आप सब लोग इससे जल्दी से आंसर दीजिएगा। जाने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, है ना। तो चलिए जल्दी इसका आंसर दे दीजिएगा। सब लोग शेयर करना ना भूलें, तो प्लीज़ सब लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा क्लास को। सब लोग शेयर ज़रूर करते रहेंगे क्लास को, है ना। सब लोग अपने अपने ग्रुप्स, अपने अपने जहाँ पे आपकी
एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप ज़रूर इसे क्या करें, शेयर करें, क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं की तो एक बार लाइक ज़रूर कर दें। और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। तो आपको क्षेत्रकार और डेस्ककार दोनों ही करते रहना होगा। चलिए, हमारा आज की क्लास पूरी कंप्लीट होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए। क्लास कैसी लगी तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।